रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, आप यहां से आज अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे एटलस। एटलस में वर्षा के पैटर्न। बोलिए नहीं आप। देखो, वाले मानचित्र को देखें और ये बताएं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता होगी और किस राज्य में कम होगी। तो मुझे बता सकते हैं आप, जैव विविधता का संबंध सीधा सीधा किससे है? सीधा सीधा है जल की उपलब्धता से। जहां जितना ज्यादा जल उपलब्ध रहता है, वहां पर जैव विविधता उतनी ही ज्यादा विकसित होती है, या जैव विविधता उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होती पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अनुमान सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए क्या हम किसी विधि पर विचार कर सकते हैं? तो आप देख लो, ऐसी जगहों को देखो जहां पर जंगल ज्यादा पाए जाते हैं। तो खास करके हमारा जो हिमालय वाला क्षेत्र है, वहां पर वन ज्यादा पाए जाते हैं। जितने ज्यादा वन होते हैं, जैव विविधता उतनी ही ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है। जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीसीज के वर्ग जो एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है की संख्या को निर्धारित नहीं करती है, अपितु यह वहां के जीवन में विविधता भी निर्धारित करती है। तो देखो, जल की उपलब्धता दो बातों को निर्धारित करती है किसी भी क्षेत्र में। पहली बात तो क्या है कि किसी क्षेत्र में कोई जाति है या स्पेसीज है, तो उनके कितने सदस्य वहां पर पाए जाएंगे, यानी कि उनकी जो संख्या है उसको निर्धारित करती है। और दूसरी चीज है कि वहां की जो जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब है कि कितने प्रकार के वहां पर जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस बात को भी जल की उपलब्धता ही क्या करती है, निर्धारित करती है। यदि भी जल की उपलब्धता ही केवल एक कारक नहीं है जो उस क्षेत्र में जीवन के लिए आवश्यक है, दूसरे कारक जैसे कि तापमान, मिट्टी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जल एक महत्वपूर्ण संपदा है जो जीवन को स्थल पर निर्धारित करता है। तो देखो, किसी जगह पर जैव विविधता ज्यादा है तो वहां पर जल की उपलब्धता तो निश्चित रूप से ज्यादा रहेगी, लेकिन इसके अलावा वहां का जो तापमान है, मिट्टी की प्रकृति है, ये सारी चीजें भी वहां पर जैव विविधता को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। ये भी जैव विविधता को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ये आप सबको समझ में आ गया। एक लाइन में अपन ये कह सकते हैं, जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन वहां पर नहीं होगा। ठीक है भाई। अब अगला अपना बिंदु है जल प्रदूषण। देखो भाई, कोई जल प्रदूषण की परिभाषा हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे? जल में हानिकारक पदार्थों के हानिकारक पदार्थों के कारण जल के संगठन में परिवर्तन आना जल प्रदूषण दोनों सही है। किसी भी तरीके से जल में हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं तो वो जल प्रदूषण है, या जल के संगठन में परिवर्तन हो रहा है, जो सामान्य जल का संगठन है उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो भी क्या है, जल प्रदूषण है। या फिर जल में हानिकारक तत्वों की मात्रा जो है उसमें बढ़ोतरी है या वृद्धि है, वो भी क्या कहलाएगा, जल प्रदूषण कहलाएगा। कुल मिला के ये है बात कि जल इस तरीके का हो जाए कि वो हमारे लिए हानिकारक हो, तो उसी जल को हम क्या बोल देंगे, प्रदूषित जल कह देंगे। देखो, जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। देखो, कीटनाशक क्या होते हैं, कीटों को मारने के लिए खेतों के अंदर डाले जाने वाले रसायन होते हैं। तो कीटनाशक कीटों को मारने का कार्य करते हैं, लेकिन जब भी हम खेतों के अंदर इसका छिड़काव करते हैं तो कीटनाशक कुछ मात्रा में हमारी मिट्टी में या मृदा में जाकर के भी मिल जाते हैं। और जब बरसात होती है तो बरसात के पानी में ये जो कीटनाशक है ये घुल करके हमारी जो नदियां हैं, तालाब है या समुद्र है वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से उर्वरक, उर्वरक जो होते हैं इनको अपन रासायनिक खाद भी कहते हैं। कौन सी खाद? रासायनिक खाद, जिसमें यूरिया है, आपके डीएपी आ रहा है,
ये सारे रासायनिक खाद है, उर्वरक है ना। तो ये उर्वरक जो होते हैं ये फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन छोटे समय के लिए लाभदायक होते हैं। लगातार यदि हम भूमि में उर्वरक डालते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसमें उर्वरक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर वही उर्वरक मिट्टी जब बरसात होती है तो बरसात के पानी में घुल करके नदियों में, तालाबों में और समुद्रों में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के अपना हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं। इसके अलावा एक बात और है, ये जो कीटनाशक और उर्वरक ये दोनों ही जो होते हैं ये मिट्टी के अंदर जो लाभदायक जीव होते हैं उनको भी मार देते हैं, जिससे धीरे धीरे भूमि बंजर होने लग जाती है। अपन जो देसी खाद डालते हैं गोबर की या केचुए की, तो वो खाद कभी भी मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी होती है जो लंबे समय बाद में मृदा को क्या कर देती, बंजर बना देती है। अतः इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों तथा झीलों में संग्रहित हो जाता है। कुछ विशेष उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगी हुई है ना, और उसके पास में से कोई जलाशय निकल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनें चल रही है उन मशीनों को ठंडा रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा जो वाहन चलते हैं उनमें भी रेडिएटर होता है जिसमें पानी भरा जाता है, तो वो पानी बार बार इंजन में से आता है बाहर निकलता है, इंजन में से आता है बाहर निकलता है, तो वो पानी क्या करता है, उस इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनें चलती है उनको भी ठंडा रखने के लिए क्या जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, मशीनों को ठंडा रखने के लिए जो आपका जलाशय है, क्या है, जलाशय, उससे जल ले लेते हैं और जल लेकर के उसको मशीन में डालते हैं, तो मशीन उस पानी से ठंडी तो हो जाती है, लेकिन ये पानी जब मशीन से वापस बाहर निकलता है तो कैसा होकर के निकलता है, गर्म होकर के निकलता है। और इसी गर्म जल को ये वापस कहाँ डाल देते हैं, जलाशय के अंदर डाल देते हैं। तो इसी जलाशय के जल का तापमान बढ़ेगा या घटेगा, बोलो, बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ। यदि तापमान बढ़ता है तो इसके अंदर जो जीव निवास कर रहे थे क्या उनको हानि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी ना हानि। हाँ, तो देखो पता, तो यहाँ पर जल का तापमान बढ़ा है तो ये भी वायु प्रदूषण की गिनती में ही आएगा। इसके अलावा एक बात और देखो, जब जलाशय का जल ठंडा रहता है तो उसमें घुली तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। कैसी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन पानी को अपन गर्म करते हैं ना तो उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो भी बाहर निकल जाती है। तो जलाशय का जो जल है उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होता है। कोई भी जलाशय होता है तो उसमें क्या होता है, जल की ऊपर की सतह तो ज्यादा गर्म होती है और नीचे का जल कैसा रहता है, ठंडा रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अपन ने बांध में इस जल को रोक रखा है तो सबसे पहले क्या होता है, बांध का ऊपर का जल ही बाहर निकलता है। तो यदि जिस भी नदी में ये पानी जाता है तो वहां का तापमान अचानक से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कभी भी जल का तापमान अचानक से बदलता है तो वहां पर जो जलीय जीव रहते हैं उनको नुकसान होता है, उनका जीवन प्रभावित होता है, कई सारे जीव उस तापमान से मर भी जाते हैं। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होता है। ये सभी जलाशय में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचा देते हैं। तो कुछ जीवों की वृद्धि को तो ये बहुत ज्यादा कर देंगे और कुछ जीवों को क्या कर देंगे, मार देंगे। तो एक जीव की संख्या तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जलाशय में और दूसरे की संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल से घट जाएगी। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो देखो सुनिए भी ध्यान से, एक कहानी आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो एक गांव था, क्या था, एक गांव। अब इस गांव के पास में ही एक जंगल था। क्या था, एक जंगल था।
जंगल के अंदर क्या थे, कुछ लक्कड़ भग्गे थे। क्या थे? लक्कड़ भग्गे, या ऐसा मालूम मैं भेड़िया लिख देता हूं, आप ज्यादा समझ पाओगे। भेड़िए थे। क्या थे? भेड़िए। आप जानते हो भेड़िए, गांव में जिसको न्याली बोला जाता है, वो जीव है ये भेड़िए। और गांव, उसी जंगल में कुछ हिरण भी थे। क्या थे? हिरण। तो गांव के जो लोग थे ये कई बार देखा करते थे कि ये जो भेड़िए थे ये इन हिरणों का शिकार कर जाते, उनको मार करके खा जाते। गांव वालों को बड़ा दुख होता है कि ये रोजाना भेड़िए जो है हिरणों को मार करके क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। तो गांव वालों ने एक दिन मीटिंग करी कि क्या किया जाए इन भेड़ियों का। तो गांव वालों ने मिलकर सोच विचार करके एक निर्णय निकाला कि अपन लठ लेते हैं और सारे भेड़ियों को क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। तो सारे गांव वाले एक एक लठ लेकर के चले और जंगल के अंदर जितने भी भेड़िए थे सबको लठ दे दे करके क्या कर दिए, मार दिए। ठीक है, अब क्या होगा? हाँ। जब भेड़िए खत्म हो गए जंगल में से, तो सीधी सी बात है, बचा कौन? अब हिरण बचा। कौन बचा? हिरण। अब हिरण जो थे ये लगातार जनन करते, तो इनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब जब ये हिरणों की संख्या बढ़ने लगी तो कई हिरणों ने तो क्या किया, भोजन की तलाश के लिए गांव के जो खेत थे उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और कुछ हिरणे ऐसी जो कहीं पर भी ना जा पाई तो वो भूख के कारण क्या होने लगी, मरने लगी। क्या होने लगी? भूख से वो मरने लगी। तो क्या गांव वालों ने भेड़ियों को मार करके सही किया था क्या? नहीं। 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 पहले क्या था, जंगल बैलेंस में था, हिरणों की संख्या भी बढ़ती, लेकिन भेड़िए क्या करते, कुछ हिरणों को मार करके खा जाते, तो उनकी संख्या कैसी रहती थी, नियंत्रित रहती थी। लेकिन भेड़ियों को मार दिया गया तो हिरणों की जो संख्या थी वो अचानक से बढ़ने लग गई, क्योंकि उनको मार करके खाने वाला कोई बचा नहीं। अब हिरणे या तो भोजन के लिए खेतों पर आक्रमण करेगी, या फिर भोजन नहीं मिल रहा तो वो भूख से क्या होगी, मरेगी। तो क्या जंगल में हिरणों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ेगी क्या फिर बाद में? नहीं बढ़ेगी, बल्कि जंगल में असंतुलन और पैदा हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां होगी, क्योंकि हिरणे जब भूख से मरेगी तो वो सड़ेगी, बहुत सारी दुर्गंध उससे निकलेगी, तो हिरणों में कई प्रकार के रोग क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ठीक ऐसा ही हमारा जो जल का तंत्र है उसमें संतुलन रहता है। प्रत्येक जीव एक निश्चित संख्या में जल में निवास करता है, एक जीव की संख्या बढ़ती है और दूसरे की घटती है, तो वहां का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। मेरी बात समझ में आया आप सभी को? यस सर। सर चलो देखो, हाँ, तो अतः हम निम्नलिखित प्रभावों को दिखाने के लिए जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां प्रश्न बनेगा कि जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग कौन कौन से प्रभावों की स्थिति में या कौन से प्रभाव दिखने की स्थिति में किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग आप कब करोगे। पहला है जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, यानी कि जलाशय में ऐसे पदार्थ मिल जाना जो कि जलाशय में नहीं होने चाहिए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी रासायनिक जो खाद है, उर्वरक और कीटनाशक उनकी बात करें तो जलाशय में नहीं होते हैं वो, लेकिन वो कहीं से भी आकर के जलाशय में मिल जाते हैं, कीटनाशक और रासायनिक खाद, तो वहां पर क्या हो गया, जल का प्रदूषण हो गया। दूसरा है इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटना। कोई पदार्थ ऐसा है जो जलाशय में रहना चाहिए था लेकिन वो अब जलाशय में नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करोगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि यदि जलाशय का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके अंदर घुलित जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो चाहिए था, उस जल के अंदर ऑक्सीजन रहनी चाहिए थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे गर्म जल होने के कारण हट गई, तो इसका मतलब इच्छित पदार्थ जलाशय से हट गया, तो वहां पर भी क्या हो गया, जल का प्रदूषण हो गया। और इसके अलावा तापमान में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है, अभी अपन ने बात करी, तो एक एक को डिटेल से देख लो। लेकिन आप तीनों शब्दों को अच्छे से याद रखना भाई, जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग कौन कौन से प्रभाव की स्थिति में काम में लिया जाएगा। तो एक तो जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, दूसरा इच्छित पदार्थ का जलाशय से हटना, और तीसरा तापमान में परिवर्तन। अब एक एक को देख लेते हैं अपन। देखो भाई, ये पदार्थ पीड़कनाशी, पीड़कनाशी का मतलब कीटनाशक सही है,
उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं, या वे कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा लवण हो सकते हैं। ये बीमारियां फैलाने वाले जीव जैसे कि हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो कोई रासायनिक पदार्थ आ जाए, कोई विषैला पदार्थ आ जाए, या कोई बीमारी उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया या फिर अन्य कोई सूक्ष्म जीव जल में आ गया है, तो इसका मतलब जल का हो गया है, प्रदूषित हो गया है। आपने जयपुर गए हो तो जयपुर के आसपास जो सांगानेर वाला इलाका है, वहां पर देखा होगा आपने, कपड़ों की रंगाई का काम चलता है, और जितना भी कलर बचता है रंगाई के बाद में वो सब कहाँ छोड़ते हैं, उसको जलाशय में छोड़ते हैं। तो वो जलाशय में एक अनैच्छिक पदार्थ आ गया, वो उससे जल वहां का क्या हो गया, पूरी तरह से प्रदूषित हो गया। ठीक है। दूसरा, इच्छित पदार्थों का जलाशय से हटना। घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। किसी भी तरह का कोई परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशय से अन्य पोषकों की कमी भी हो सकती है। तापमान में परिवर्तन। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वे वहां एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं, और उस तापमान में अचानक परिवर्तन के लिए खतर परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। प्रजनन का मतलब जनन नहीं कर पाएंगे वो ठीक से। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, यानी कि उससे वो प्रभावित होते हैं। यदि तापमान बदलेगा तो उनके मरने जैसी स्थितियां क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। कोई दिक्कत बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। देखो मैं आपको कुछ प्रश्न लिखवा देता हूं पहले। ये प्रश्न तो मैंने आपको करवा दिए थे, है ना। तो 11 प्रश्न तो मैंने पहले लिखवा दिए थे, और 5 प्रश्न ये हो गए थे, तो कितने प्रश्न हो गए भाई, 16 प्रश्न हो गए, है ना। 70वां प्रश्न लिखो। 70वां प्रश्न लिखिए भाई, लिखो। कौन सा जीव सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है। कौन सा जीव SO2 के स्तर के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। हाँ भाई, कोई बता सकता है कौन सा जीव है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। लाइकेन का। हाँ, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन इसका उत्तर आप लिख लेंगे। कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। चलो तो आगे देखें। हाँ, 18वां प्रश्न लिखिए भाई। हाँ, 18वां प्रश्न आपको लिखना है। मैं इसे बोल देता हूं, आप लिखिए। जल के कोई 3 महत्व या लाभ लिखिए। जल के कोई 3 महत्व या लाभ लिखिए।
जल के कोई 3 महत्व या लाभ लिखिए। जल के कोई 3 महत्व या लाभ लिखिए। तो देखो, पहला महत्व आप लिखेंगे भी सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। ये पहला लाभ या महत्व हो गया। फिर दूसरा लाभ या महत्व आप लिख लेंगे कि सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती है। ये दूसरा महत्व हो जाएगा आपका। फिर तीसरा महत्व आप लिख लेंगे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का सेवन घुली हुई अवस्थाओं में ही होता है। तो ये तीसरा महत्व हो जाएगा यहां से। कर लेंगे भाई सभी? जल के तीनों महत्व लिख लेंगे आप? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। अगला प्रश्न लिखिए, 19वां प्रश्न लिखवाना है। हाँ सर। हाँ, तो 19वां प्रश्न आप लिखेंगे, लिखिए जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? लिख लोगे ना भाई जल प्रदूषण की परिभाषा? तो हाँ सर। हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषित जल की हानियां होती है, केवल जल की हानियां कभी नहीं होती। हाँ, अगला प्रश्न लिखिए आप 19वां 20वां सॉरी, लिखो कौन से प्रभाव दिखने के लिए जल दिखने के लिए करना भाई, दिखने पर करो आप। तो दिखने पर जल प्रदूषण शब्द का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपका, कौन से प्रभाव दिखने पर जल प्रदूषण शब्द का उपयोग किया जाता है? तो पूरा नहीं लिखना है इसको, केवल ये लिखना है पहला, ये लिखना है दूसरा, और ये लिख देना है तीसरा। सर प्रभाव भी यही है ना जल प्रदूषण के? नहीं नहीं, ये जल प्रदूषण के प्रभाव तो यही है, लेकिन सजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव अलग है। जल प्रदूषण के कारण कोई परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा तो इनमें से ही है वो। ठीक है सर। ठीक है, बस जैसे यदि सजीवों की बात करें तो अलग प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, जैसे मनुष्य के अंदर डायरिया, दस्त, उल्टी के रोग हो सकते हैं। बॉडी का पार्ट्स है पूरा। फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तीनों सब्जेक्ट बहुत शानदार तरीके से, बहुत मजा आएगा। अरे भैया कौन चला रखा है? आपने याद करो राजीव से भी चला दीजिए, राजीव डाल दो अच्छी तरह से। अब बताना मेरे को कौन चलाया था? राजेश मीणा नाम से। हाँ सर। भैया लॉग आउट करूं क्या आपको यहाँ से? हाँ सर।
ब्रेकअप चलाया था फोन। हाँ जी, अब देखो, मृदा में खनिज की प्रचुरता। देखो, जितने भी खनिज लवण होते हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं? मृदा के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो पौधे जो भी खनिज लवण अवशोषित करते हैं वो कहाँ से अवशोषित करते हैं? मृदा से। तो देखो, एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा भी है। लेकिन मिट्टी, मृदा क्या है और ये कैसे बनती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं। तो ये बात तो आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले, फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहा जाता है। नहीं, भूपृष्ठ, धरातल। हाँ जी, हो गया सबके? हाँ सर, अब यस बात सर, को प्रश्न समझिए, है। बात को समझना सब ध्यान से। अब देखो, सर, आपने इस धरती पर, हाँ बोलो। सर भूपृष्ठ का मतलब क्या है? धरातल, पृथ्वी का ऊपरी परत। पृथ्वी के अंदर क्या होती है? 3 परतें होती है वास्तविकता में। तो सबसे ऊपरी परत को हमने भूपृष्ठ बोला है, जिस पर मृदा की अधिकता पाई जाती है ना? देखो, ये पहाड़ है, और आप में से कोई बता सकता है कि मुझे ये जो पहाड़ होता है ये रासायनिक दृष्टि से कौन से पदार्थ का बना होता है? सर ये आग्नेय पदार्थों से बना। ये बना होता है सिलिका का। सिलिका, मैं आपको सिलिका का अणुसूत्र बता देता हूं। SiO2 इसका अणुसूत्र होता है, और इसी को हम रेत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेत। रेत रेत। वास्तव में सिलिका के छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण। पहाड़ जो होते हैं उसका अधिकांश हिस्सा इस सिलिका का ही बना होता है, यानी कि SiO2 का ही बना होता है। अब देखो, ये जो पहाड़ होते हैं ये जल के द्वारा या वायु के द्वारा या अन्य किसी जैविक क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? जैविक जैविक क्रिया के क्रिया के द्वारा द्वारा। छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, और जब इसके छोटे छोटे कण बनते हैं तब इसको अपन क्या बोल देते हैं? रेत कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? रेत। रेत। ठीक है। ठीक है। ऐसे तो ये पहाड़ के रूप में है सिलिका। जब ये छोटे छोटे घिस करके जल के द्वारा, वायु के द्वारा या किसी जैविक क्रिया के द्वारा घिस करके छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, तब इसको क्या कहते हैं? अपन रेत कहते हैं। अब देखो, कोई भी जीव जब मरता है तो मरने पर इस जीव का क्या होता है? अपघटन होता है। और जब इस जीव का अपघटन हो जाता है तो एक काले काले रंग का पदार्थ बनता है, और उस काले काले से रंग के पदार्थ को हम कहते हैं ह्यूमस। क्या ह्यूमस। कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस। और वास्तव में जो खनिज लवण होते हैं किसी भी सजीव के, वो किस में आ जाते हैं? इस ह्यूमस के अंदर आ जाते हैं। तो जब ये ह्यूमस इस रेत के साथ मिल जाता है तो उसे कहा जाता है मृदा या मिट्टी। क्या कहा जाता है उसको? मृदा या मिट्टी। रेत या सिलिका तो एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? एक प्रकार का यौगिक। लेकिन ये मृदा या मिट्टी जो होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण। इसमें रेत होते हैं, इसमें रेत होती है, और रेत के साथ में ह्यूमस होता है, और ह्यूमस के अंदर जीवों का, जो मरे हुए जीव है उनका अपशिष्ट भाग है। तो जिसके अंदर कई सारे पोषक तत्व और खनिज लवण क्या होते हैं? ह्यूमस के अंदर पाए जाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई क्या भाई? मिट्टी कैसे बनेगी? हाँ सर। हटा दूं? हेलो। चलो भाई, देखो वापस, अब वापस आते हैं अपनी जगह पे।
तो रेत और मिट्टी दोनों क्या है भाई, अलग अलग चीजें हैं। आप समझ में आ गई होगी आपके बात। और पृथ्वी का जो सबसे बाहरी पृष्ठ है जिसको अपन भूपृष्ठ बोल रहे हैं, वो भूपृष्ठ मुख्य रूप से किसका बना होता है, मृदा का बना होता है। किसका बना होता है, मृदा का बना होता है। किसका बना होता है, मृदा का बना होता है। लेकिन आप मृदा की परिभाषा दें तो क्या दें, आप कह दोगे रेत और ह्यूमस का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। रेत और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। हाँ आगे देखो, और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों लाखों वर्षों के लंबे अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। लेकिन वास्तव में ध्यान रखो आप कि टूटने पर जो छोटे छोटे कण बनेंगे उनको रेत बोलेंगे, और रेत के साथ में जब ह्यूमस मिलेगा तब उसको क्या बोलेंगे, अपन मृदा बोल देंगे। लेकिन कौन से कारक या प्रक्रियाएं हैं जिनसे मृदा क्या होती है, बनती है। तो सबसे पहले कारक है भाई सूर्य। सूर्य जो होता है पहाड़ों को तोड़ने में किस तरीके से मदद करता है, तो समझिए बात को। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित होते हैं। किसी भी पदार्थ को जब अपन गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। तो दिन में जब पत्थरों के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो भी ऊष्मा पाकर के क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित या संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में ये बड़े बड़े पत्थर टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो रात के समय पत्थर वापस से क्या होता है, ठंडा होता है और सिकुड़ता है। दिन में फिर फैलता है। तो बार बार ऐसे फैलने और फिर सिकुड़ने से क्या होता है, पत्थर जो होता है ऊपर से परतों के रूप में घिस घिस करके नीचे उतरने लग जाता है। आप एक छोटा सा प्रयोग घर में भी कर सकते हैं। कांच का गिलास लो, कांच का, और उसके अंदर बिल्कुल उबलता हुआ दूध डाल दो। आप क्या होगा, क्या होगा बताइए, दरार चल जाएगी, टूट जाएगा। क्यों होता है ऐसा, देखो सुनो मेरी बात। ये गिलास है हमारा, ठीक है। अब इसकी दो परतें हैं, एक तो बाहर वाली और एक अंदर वाली। हमने दूध कहां डाला, अंदर की ओर। तो अंदर वाली जो परत है जैसे ही दूध के संपर्क में आएगी तो उसको भी क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो ये अंदर वाली परत जो है ये तो क्या होगी, प्रसारित होगी। लेकिन बाहर वाली परत ठंडी है तो वो प्रसारित हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से गिलास क्या हो जाता है, बीच में से चटक जाता है या टूट जाता है। ठीक यही स्थिति पत्थरों के साथ भी होती है। इस वजह से पत्थर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर है। हाँ जी। आपने बजरी देखी कैसे बनती है, बजरी देखी आपने, बजरी हाँ, पानी के साथ बह करके आती है बजरी। तो कहां से आता है पानी बह करके, कई सारे पहाड़ होते हैं उनसे बह करके पानी आता है। तो पहाड़ क्या करता है, जो पानी होता है वो क्या करता है, जब बह करके आता है तो अपने साथ में पहाड़ के कुछ हिस्सों को भी काट काट करके अपने साथ बहा करके लाता है, जिससे वो छोटे छोटे कणों का निर्माण हो जाता है। तो देखो, जल जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो ये दरार और अधिक चौड़ा करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। देखो भाई, पहले से कोई पहाड़ है और पहाड़ के बीच में ऐसे कोई दरार बन रखी है, क्या हो रखी है, ऐसी दरार बन रखी है। मान लीजिए बरसात हो गई है या ओस की बूंदे जो है आकर के इसमें इकट्ठी हो गई। यहाँ पर ओस की बूंदे क्या हो गई, यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो गई, है ना। अब मान लीजिए रात को मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है या ठंडी हवाएं चलती है तो ये पानी किस में बदल जाता है, बर्फ में बदलता है। किस में बदलेगा, बर्फ में। और ध्यान रखना, बर्फ जब बनती है पानी से तो फैलता है। तो जब पानी इसमें भरा हुआ था तब तो ये अपनी सामान्य स्थिति में था, लेकिन जैसे ये पानी बर्फ में बदलता है
तो ये यहाँ से फैलता है और इनको और ज्यादा क्या कर देगा, ये दूर दूर कर देगा। तो एक तो इस तरीके से पहाड़ों को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा देखो, दूसरा बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्राय अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता और आगे निक्षेपित कर देता। इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफी दूर वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो आपने देखा है कि जितने भी नदियों वाले क्षेत्र है वहां पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है। वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहां पर जल लगातार बह करके अच्छी मृदा का क्या कर देता, निर्माण कर देता है। इसके बाद में है वायु। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को क्या कर देती है, तोड़ देती है। वायु जल की तरह ही बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जीवी मृदा के बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला योगदान आता है लाइकेन का। आप सभी को पता लाइकेन कहाँ उगते हैं, पत्थरों पर उगते हैं सबसे पहले। तो ये पत्थरों पर उगते हैं ना, तो उस समय अम्ल भी स्रावित करते हैं। तो वो अम्ल क्या कर देता है, पत्थरों को तोड़ देता है। लाइकेन जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं। इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। अब इस सतह पर मांस जैसे दूसरे छोटे पादप उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों में बड़ी दरारों में चली जाती है और वे दरारों को क्या कर देती है, चौड़ा कर देती है। तो पौधों की जो जड़ें होती है वो भी पत्थर की जो बीच की दरारें हैं उनमें फंस करके दरारों को क्या कर देती, चौड़ा कर देती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है सर। कॉपी में जो प्रश्न मैंने लिखवाए हैं वो तो आपको करने हैं सर। उनके अलावा 3 देना क्वेश्चन 19 पे। क्या कह रहे हो? 19 पेज नंबर पे जो बात क्वेश्चन, करूंगा उनकी बात बता देंगे बाद में आपको ना। अभी जितना ठीक है बताया उतना करना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।